देखो क्लासिकल लिगेंड में तो कोई दिक्कत थी ही नहीं, है ना। नॉन क्लासिकल लिगेंड के अंदर दो टाइप का था, मेटल और ये लिगेंड। ये हमारा ऐसा, ये हमारा सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर, है ना। और यहां पर ये मेटल है, ये लिगेंड है, ये हमारा पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर। अब जैसे CO है, NO हो गया, है ना, साइनाइड हो गया, बात समझ में आ रही है, N2 हो गया, PS3 हो गया। देखो या तो ये इलेक्ट्रॉन लेंगे पाई एंटी बॉन्डिंग में, या फिर ये इलेक्ट्रॉन लेंगे वैकेंट डी ऑर्बिटल में। जैसे फोस्फोरस है, फोस्फोरस किसमें इलेक्ट्रॉन लेगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल के अंदर। एक कैटेगरी ये है, इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट की जाएगी और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही एक्सेप्ट की जाएगी। ये बात समझ में आया। जैसे अगर मेरे पास लिखा है सिग्मा साइक्लो पेंटा डाइनाइल, सिग्मा साइक्लो पेंटा डाइनाइल अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है ये हमारा नेगेटिव इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन देगा, इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन देगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, और ये हमारा 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। बात समझ में आया। और अगर यही हमारा जैसे मान लो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, तो अगर मेरे पास लिखा हुआ है पाई साइक्लो पेंटा डाइनाइल, तो पाई साइक्लो पेंटा डाइनाइल अगर लिखा हुआ होगा तो इसके अंदर ये पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, और ये हमारा कितना इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन डोनर। बात समझ में आया। इसी तरीके से सिग्मा अगर अलाइल लिखा हुआ है, तो सिग्मा अलाइल का मतलब क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, ये हमारा इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन देगा और ये हमारा 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ठीक है ना। और यहां पर अगर हम बात करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, अगर ये हमारा पाई अलाइल लिखा होगा तो फिर ये कितना इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, 4। 4 का मतलब पूरे पाई बॉन्ड दे देगा और नेगेटिव चार्ज भी दे देगा। ये बात समझ में आया ना, इस तरीके से चलेगा। तो ये दोनों टाइप की बॉन्डिंग शो कर सकते हैं, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर और पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। ये बात समझ में आया। अच्छा, ईटा हम क्या लिखते हैं, ईटा का मतलब भी होता है कितने कार्बन एटम्स इन्वॉल्व हैं, तो 5 कार्बन एटम्स इन्वॉल्व होंगे तो ईटा 5 आ जाएगा, और इसमें 3 होंगे तो ईटा 3 आ जाएगा। ये बात समझ में आया, यही सिखाया था मैंने आपको। आगे की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ये है, इनमें तो इलेक्ट्रॉन पाई एंटी बॉन्डिंग में ही आएगा। सेकेंड पीरियड का अगर एलिमेंट है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा पाई एंटी बॉन्डिंग में ही आएगा। हाँ, फोस्फोरस वगैरह है तो इलेक्ट्रॉन वैकेंट डी ऑर्बिटल में आ सकता है। बात समझ में आ रही है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक लाइन लिखो बच्चों, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स लिखो, OMC, 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 that is organometallic compound, are type of complex compound, are type of complex compound, type of complex compound with metal carbon linkage, with metal carbon linkage, with metal कार्बन लिंकेज, लिंकेज ब्रैकेट में लिखना,
where m where m where m mostly metal or maybe non-metal or maybe non-metal or metalloid with less electronegativity value with all electro क्या बोला मैंने less electronegativity value than carbon and carbon atom is of alkyl or aryl group. Carbon atom is of alkyl or aryl group including CO. Is of alkyl or aryl group including CO. Alkyl or aryl group including CO. बच्चों इसमें एक बात याद रखो, मेटल जो होना चाहिए वो कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, मोस्टली मेटल ही होगा, और कार्बन जो होना चाहिए वो अल्काइल ग्रुप का। अल्काइल ग्रुप मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल इनका, या फिर एराइल ग्रुप मतलब बेंजीन वाले ग्रुप्स का। उसमें एक और हमने जोड़ के रखा है, डेट इज CO। ये बात समझ में आया? नेक्स्ट लिखो बच्चों टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स on the basis of ये लिखा हुआ है Ml interaction, on the basis of Ml metal ligand interaction complex compounds are of three types. Complex compounds are of three types. Sigma bonded complex compounds. सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में अगर हम देखते हैं तो ये बहुत सिंपल है, मेटल होगा, लिगेंड होगा, और यहां पर ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा होगा। ये बात समझ में आ रहा है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब है, सिग्मा हम ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो लोन पेयर वाली देगा, कुल मिलाकर पाई वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, तब पाई कहा जाएगा, नहीं तो हर केस में सिग्मा वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात हो रही होगी। बात समझ में आया? तो यहां पर अगर हम देखते हैं एग्जांपल्स, इनके तो बहुत सिंपल हैं, Fe F6 3 नेगेटिव है ना, उसके बाद में Ag NH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव, उसके बाद Fe H2O 6 3 पॉजिटिव। उसके बाद देखना जरा, इनमें किसी में भी ऐसा नहीं होगा ना कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी जा रही हो और पाई ली जा रही हो, पाई एंटी बॉन्डिंग में, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि सेकंड पीरियड में अगर पाई बॉन्ड है तभी हमारा कोई बात हो सकती है, नहीं तो कोई बात नहीं होगी। बात समझ में आया? अब इसके अंदर देखो जरा, RMgX मेटल और कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड है ना, उसके बाद ZnC2H5 होल ट्वाइस अल्काइल ग्रुप का कार्बन है, मेटल जिंक हो गया है ना, और इसके अंदर एक्चुअल बॉन्ड होगा, इसके अंदर क्या होगा? एक्चुअल बॉन्ड। अगर मान लो प्योर आयनिक बॉन्ड है तब भी उसे नहीं कहा जाएगा हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? अगर हम यहां पर बात करते हैं PbC2H5 ये हो जाएगा। ये तीनों के तीनों जो एग्जाम्पल्स हैं, ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल्स हैं बच्चों सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। बात समझ में आ रहा है?
सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अगर हम बात करते हैं दूसरा, देखो इधर सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड, सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये मेटल होगा, लिगेंड होगा, सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। क्लियर है। अब इसके अंदर अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं, अब ये ऊपर ही जैसे इसको ना ऑर्गेनोमेट्रिक मत लिखो, इससे क्या लिखो आप, कॉम्प्लेक्स, इससे मैं सारी चीजें लिख दूंगा यहाँ, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जैसे इसके एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, देखो जरा MCOX, बिल्कुल सही है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, पाई में वापस लेगा, वापस लेना तो हमेशा पाई में ही होगा, चाहे वो पाई एंटी बॉन्डिंग में हो या फिर वैकेंट डी ऑर्बिटल में हो, है तो वो पाई इंटरेक्शन ही। सिग्मा इंटरेक्शन को ऐसा भी कहा जाता है सिग्मा बॉन्ड, ये बात समझ में आया। लेकिन अब उसमें दिक्कत वहां हो जाती है, जैसे पाई डोनर ही है, पाई डोनर ही है तो वो पहला बॉन्ड बना रहा होगा, तो पहला बॉन्ड बना तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से रहा है, लेकिन वो फर्स्ट बॉन्ड जनरली होना कौन सा चाहिए, सिग्मा ही होना चाहिए। ये बात समझ में आया ना क्या कहा जा रहा है। तो इस तरीके से थोड़ा दिमाग में रखना पड़ता है। FCOX, उसके बाद FeCN6 4 नेगेटिव। अब यहां एक बात सीखने वाली है, क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा, ये जो कार्बन है ये नाइट्रोजन के साथ है, ना एल्काइल ग्रुप का है ना एराइल ग्रुप का है, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होगा। हाँ ये हमारा क्या होगा, OMC, दैट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये बात समझ में आ रही है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं AgCN होल ट्वाइस, साइनाइड वाले ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो ही नहीं सकते, साइनाइड वाले ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हो ही नहीं सकते। क्लियर है। तो एक बात याद रखो आप, जैसे सिग्मा डोनर है तो इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रोटेट कर रहा है, वो डोनेट कर रहा है। हाँ पाई डोनर होगा, इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट होगी, पाई डोनर मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट हो रही होगी। ये बात समझ में आया ना क्या कहा मैंने, ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आया है ना। वैसे ना जैसे सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर की बात की जाती है तो वो इंटरेक्शन के थ्रू भी बात की जाती है। इंटरेक्शन के थ्रू मतलब मेटल और लिगेंड के बीच में किस टाइप का इंटरेक्शन हुआ है, सिग्मा वाला इंटरेक्शन हुआ है या पाई वाला इंटरेक्शन हुआ है। लिख लें, CO वाले को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहा जाएगा, साइनाइड वाले को कभी भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं कहा जाएगा। समझ में आ रहा है ना कि साइनाइड वाला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होगा, है ना। जैसे Al4C3 लिखा होता है बच्चों, तो Al4C3 में भी क्या होता है ना कि हमको लगता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो जाना चाहिए, लेकिन ये प्योरली आयनिक कंपाउंड है, प्योरली आयनिक। और प्योरली आयनिक होने के कारण ये हमारा OMC
नहीं होगा। बात समझ में आया? लिख लें ये भी। सिर्फ और सिर्फ जो प्योरली पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर डोनेट हो रही है वहां पाई डोनर का नाम आता है, बाकी सब जगह पर सिग्मा ही इंटरेक्शन होता है। ये बात समझ में आया ना? और एक्सेप्टर हमेशा पाई होगा, एक्सेप्टर किसी का भी हो पाई होगा। हटा दूं ये, है ना? अब देखो जरा, अगर हम बात करते हैं पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी जाएगी, पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी जाएगी। जैसे कि मेरे पास लिखा हुआ है Cr C6H6 होल ट्वाइस। समझ गए? ये एराइल ग्रुप है ना, बेंजीन वाले ग्रुप्स एराइल ग्रुप्स होंगे, दैट इज ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड। उसके बाद देखो इधर Fe ईटा 5 C5 H5 होल ट्वाइस, ये हमारा फेरोसीन कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा? फेरोसीन, दैट इज ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं K PT Cl3 ईटा 2 C2 H4, बात समझ में आया? तो ये हमारे तीनों के तीनों पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड होंगे। पाई बॉन्डेड क्यों? क्योंकि सबके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी जा रही है, सबके अंदर पाई। पता है ये हमारा कितना इलेक्ट्रॉन डोनर होगा? यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन। ये कितना होगा? 6 इलेक्ट्रॉन। अरे 6 ही तो सिखाया अभी। और ये हमारा कितना होगा? ये तो एक ही पाई बॉन्ड है, तो 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? समझ गए क्या कहा? लिख ले। चलें? लिख लिया? अब देखो जरा नेक्स्ट लिखो बच्चों, सिनर्जिक बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस, synergic bonding in metal carbonyl complexes। मेटल कार्बोनाइल, बच्चों मैंने केमिकल बॉन्डिंग में आपको बेंड्स रूल सिखा दिया था ना। सिनर्जिक बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस, देखो बच्चों कैसे क्या होता है। जैसे मान लो कोई डी ब्लॉक मेटल है, ठीक है, और ये हमारा उसका कोई डी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, यहां पर ये होगा हमारे पास CO, CO का जो होमो होता है वो हमारा सिग्मा
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है हैविंग किसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कार्बन जैसा, यही होता है एग्जैक्ट सीओ का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हमने सीखा है। ये हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा और ये देख लो सिग्मा इंटरेक्शन हो रहा है, ये कौन सा इंटरेक्शन हो रहा है, सिग्मा, तो डेट इज सिग्मा डोनर। कौन सा इंटरेक्शन हो रहा है, सिग्मा, तो डेट इज सिग्मा डोनर। और ये सिग्मा के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने, लेकिन सीओ के पास क्या पड़ा हुआ है, सीओ के पास पाई एंटी बॉन्डिंग पूरा खाली पड़ा है, डेट इज लूमो। तो ये हमारा वापस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई एंटी बॉन्डिंग के थ्रू वापस भी लेगा। ये बात समझ में आया। तो यहां पर सिग्मा डोनेशन हो जाएगा और पाई एक्सेप्टर हो जाएगा। ये बात समझ में आया। ये यहां पर सिग्मा डोनर हो जाएगा और पाई एक्सेप्टर हो जाएगा। क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं, समझ पा रहे हैं। तो यहां पर सिग्मा वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पड़ी थी तो सिग्मा डोनर ही हुआ है ना, और पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन लेगा तो पाई एक्सेप्टर हो गया। अब यहां पर होता क्या है कि जैसे मेटल और सीओ के बीच में इंटरेक्शन हुआ, तो मेटल और सीओ के बीच में जब इंटरेक्शन होगा तो ये मेटल क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन भी वापस दे रहा है। वापस अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो हमारा एक्चुअल में क्या होता है ना, ये एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाता और एक बैक बॉन्डिंग काफी अच्छे से हो जाती है। तो हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जब वापस जाएगा तो ये जो सीओ का बॉन्ड ऑर्डर है, सीओ का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो हमारा कहां से किस में घूमेगा, 2 से 3 में। सीओ का बॉन्ड ऑर्डर किस में घूमेगा, बोलो 2 से 3 के बीच में घूम रहा होगा ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। ये बात समझ में आया, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। ये बात समझ में आ रही है। तो यहां पर सीओ का बॉन्ड ऑर्डर अगर हमारा 2 से, ये कैसे घूम रहा है 2 से 3 में, सीओ का जो होमो था उसने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट किया होगा, पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन लिया होगा। तो यहां पर वो क्या रहा है, आप सोचो बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है, पहले बॉन्ड ऑर्डर कितना था, 3 था। अब बॉन्ड बैक बॉन्डिंग के कारण, इसको बैक बॉन्डिंग कहा जाता है, बैक बॉन्डिंग के कारण बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है। तो वो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो वो क्या हो रहा होगा कि बॉन्ड ऑर्डर जैसे इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो एंटी बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन दिया तो 3 से बढ़ जाना चाहिए था बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। लेकिन जब उसे वापस मिल रहा है तो एंटी बॉन्डिंग में मिल रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर वापस से घट जाएगा। और मिलने की टेंडेंसी ज्यादा है, देने की टेंडेंसी हल्की सी कम है, तो जो बॉन्ड ऑर्डर है नेट डिक्रीज हो रहा होगा। तो आप इतना सा याद रखो कि सिनर्जिक बॉन्डिंग के कारण बॉन्ड ऑर्डर घटता है। किसका बॉन्ड ऑर्डर घटता है, सीओ का। तो जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग, सीओ का बॉन्ड ऑर्डर उतना घटेगा और मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा। मेटल और कार्बन के बीच में, क्योंकि आप इसको ऐसा समझो, यहां डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड की साइड जाएगा। जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग, ये बॉन्ड ऑर्डर 2 की साइड जाएगा और ये भी बॉन्ड ऑर्डर 2 की साइड जाएगा, लेकिन ये 3 से 2 की साइड जाएगा और ये 1 से 2 की साइड जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो जितनी ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी, मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्गर होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड उतना वीकर होगा। बात समझ में आ रही है, लिखें ये। ऐसा एक लाइन लिखो,
मेटल और कार्बन, मेटल और कार्बन के बीच में। चले एक लाइन लिखो, इन केस ऑफ मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेज, in case of metal carbonyl complexes in case of metal carbonyl complexes during synergic bonding metal ligand bond gets stronger and within CO ligand already existing pi bond get weaker hence in all carbonyl complexes CO bond order less than 3। समझ गए? CO, अच्छा इसको सिग्मा डोनर क्यों कहा जा रहा है ये समझ में आया, क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट हो रही है। CO बॉन्ड ऑर्डर लेस देन 3। जैसे कि बच्चों मेरे पास अगर कोई मॉलिक्यूलर स्पीसीज लिखी हुई है, देखना जरा, मॉलिक्यूलर स्पीसीज CO बॉन्ड ऑर्डर और CO बॉन्ड लेंथ, तो यहां पर CO है, ये MCOX है और ये हमारे पास BH3 और ये CO है। अब देखना बड़ी इंटरेस्टिंग सी बातें हैं इसके अंदर। इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा और इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है मुझे पता है इसलिए लिख पा रहा हूं मैं 1.128 एंगस्ट्रॉम ये आएगा। और बच्चों ये जो मेटल और कार्बन के साथ है इसमें क्या होगा, MCOX के अंदर बॉन्ड ऑर्डर लेस देन 3 और बॉन्ड लेंथ ग्रेटर देन 1.128 एंगस्ट्रॉम। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका आंसर देना बड़ा ट्रिकी होता है। ये वापस से बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, इस पे कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। जो हमारे डी ब्लॉक के होते हैं उनके पास तो इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं डी के अंदर, इनके पास कहां इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन पे तो खुद का इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, कोई शेयर्ड पेयर थोड़ी दे पाएगा। तो इसके अंदर नो बैक बॉन्डिंग, तो CO सिर्फ अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो CO अगर अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एंटी बॉन्डिंग वाला दे रहा है, एंटी बॉन्डिंग वाला दे रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन 3। बात समझे? और बॉन्ड लेंथ इज लेसर देन 1.128 एंगस्ट्रॉम। ये बात समझ में आया? समझ गए? तो आपको आज से ये क्वेश्चन पढ़ना है एग्जैक्टली कि वो क्वेश्चन में पूछ कर रहा है, CO के बारे में बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है या बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है, और जो CO के लिए होता है उसका उल्टा मेटल और कार्बन के लिए। क्लियर है? लिख ले।
लिख लिया, आप क्वेश्चन करते हैं, है ना। चलो एक चीज और समझ लेते हैं, एक लाइन लिखो, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, लिख लिया ना ये, देखो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस of synergic bonding in carbonyl compounds by IR spectroscopy, देखो बच्चों क्या होता है, जैसे ये लिखा हुआ है, एक टर्म डिफाइन करते हैं हम, ये टर्म होता है हमारा वेव नंबर, ये टर्म क्या होता है, वेव नंबर, इसका फॉर्मूला डिफाइंड है 1/2πc अंडर रूट में k/μ, ठीक है ना। अब सबसे पहले ये क्या है, ये है हमारा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, CO लिगेंड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच CO लिगेंड। डेफिनेटली बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी CO बॉन्ड लेंथ, CO बॉन्ड को स्ट्रेच करने में। बस इसी लॉजिक से क्वेश्चन करने हैं हमको। समझ में आया क्या कहा मैंने? तो यहां पर एक लाइन लिख सकता हूं मैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। क्लियर है ये बात, है ना? तो यहां पर ये आ जाएगा, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और K क्या है, फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट ऑफ CO लिगेंड, और म्यू क्या है, रिड्यूस्ड मास, मास ऑफ CO लिगेंड। क्लियर है? कुल मिलाकर अगर मैं पूछूं मैक्सिमम CO, इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ रहा हूं, मिनिमम CO बॉन्ड फ्रीक्वेंसी दैट इज बॉन्ड स्ट्रेंथ मिनिमम पूछ रहा हूं। समझ में आया? लिखें ये, फिर क्वेश्चन कराता हूं, तब आप और अच्छे से समझ पाएंगे।
चले आएंगे। एक क्वेश्चन लिखो, इन which of the following carbonyl complexes stretching frequency is minimum? Stretching frequency is minimum. Stretching frequency is minimum. ये है। अब उसने क्या पूछा है? मिनिमम मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ मिनिमम। बॉन्ड स्ट्रेंथ मिनिमम मतलब बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम। बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम मतलब बैक बॉन्डिंग मैक्सिमम। तो बैक बॉन्डिंग मैक्सिमम के लिए एक बात देखो आप, वेनेडियम, मैंगनीज, आयरन और क्रोमियम, इसमें +1 चार्ज, इसमें +2, ये चार्जेस किसके होंगे? सेंट्रल एटम के ही होंगे। प्लस चार्ज का मतलब खुद पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो दूसरे को आसानी से नहीं दे पाएगा, बैक बॉन्डिंग वाला दूसरे को आसानी से देना, तो सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग ये करेगा। समझ गए? सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग अगर इसने किया तो CO का बॉन्ड ऑर्डर 2 की साइड सबसे ज्यादा शिफ्ट किया तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगा। जीरो। हाँ, मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे मान लो कि यहां पर मेरे को उसने बोला स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मिनिमम। मिनिमम का मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ मिनिमम चाहिए किसका? CO का। बैक बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी वो 2 की तरफ उसका बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा खिसकेगा। तो बैक बॉन्डिंग ज्यादा करने वाला है कौन? मेटल है। अब मेटल कब बैक बॉन्डिंग ज्यादा कर पाएगा? मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करना है तो वो कब कर पाएगा? जब उस पर खुद पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। खुद पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा कब होंगे? जब नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा। इस तरीके से। दूसरा क्वेश्चन लिखो, in isolated state CO bond length is 1.128 angstrom. CO bond length is 1.128 angstrom. Comment on CO bond length in carbonyl complex. ये है। देखो डेफिनेटली बढ़ेगा क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। अब बढ़ने वाले में एक तो ये दिखता है, एक 4 दिखता है, लेकिन इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा कि इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं? ये कहानी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन लिखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेज CO bond strength is maximum, CO bond strength is maximum, maximum, यही चार ऑप्शंस है, ऑप्शन यही चार लिख लो फिर से आप। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम, ऑप्शंस यही चार लिख लो आप। बॉन्ड स्ट्रेंथ, दिमाग, CO बॉन्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3 की साइड ही रहे। 3 की साइड कब रहेगा? जब बैक बॉन्डिंग बिल्कुल ही ना के बराबर हो। ना के बराबर किसके अंदर होगी? जब वो खुद के पास ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं है तो बैक बॉन्डिंग ज्यादा कैसे कर पाएगा? तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव वाला, ये आंसर हो जाएगा। अरे क्लियर है? समझ गए क्या कहा गया? क्वेश्चन लिखो, कंपेयर CC बॉन्ड लेंथ, कंपेयर CC बॉन्ड लेंथ among given compound C2H4 C2F4 KPTCl3 eta2 C2H4। बताओ जरा, CC बॉन्ड लेंथ बताना है आपको इसमें। देखो एक बात समझो, यहां ये आपका C डबल बॉन्ड C है, H है, और ये H है, ये हमारा ऐसा, ये आपका C2F4 है, ये आपका क्या है? C2F4, और यहां पर PT Cl 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 और C डबल बॉन्ड C, ये हमारा ऐसा, ये हो जाएगा, ठीक है ना? ये है। अब यहां पर समझते हैं, एक बात बता सकते हो कि इन दोनों में किसकी ज्यादा होगी? C2H4 और C2F4 में। क्यों? क्या? यहां पर आप बेंड्स रूल लगाओगे, बेंड्स रूल लगाओगे तो यहाँ परसेंटेज कैरेक्टर घटेगा, तो यहाँ बढ़ेगा।
यहाँ पर अगर बढ़ेगा, लेकिन ये परसेंटेज कैरेक्टर की कहानी तभी चलती है जब दोनों सेम टाइप के बॉन्ड्स हो, है ना। तो यहाँ पर परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगी। तो C2F4 और परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगी। तो C2F4 और C2H4 में तो C2H4 की ज्यादा, समझ गए। और पता है आपको, जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या होगा, बैक बॉन्डिंग भी होगी, है ना, बैक बॉन्डिंग भी होगी। पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो डेफिनेटली बॉन्ड ऑर्डर 2 से कम हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 2 से कम हो गया तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा होगा। जितना ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, बॉन्ड ऑर्डर जितना कम होगा, बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी ना। और परसेंटेज कैरेक्टर से घटे या एग्जैक्ट बॉन्डिंग से घटे, बॉन्डिंग से ज्यादा घटेगा। तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा KPtCl3, समझ गए। eta2 C2H4 लिख लें। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्लियर है, इस तरीके से करना है। यहां पर ये लिख भी लो, यहां पर ये कंपैरिजन बेंड्स रूल के थ्रू किया है, और यहां पर ये कंपैरिजन सिनर्जिक बॉन्डिंग से किया है। यहां पर ये कंपैरिजन सिनर्जिक बॉन्डिंग इससे किया है। ये कहानी बन रही होगी। लिख लिया था ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो। जैसे बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव लिखा हुआ था, ठीक है, और ये मेटल के थ्रू यहाँ पर ये हमारा ऐसा और ये हमारा ऐसा, तो ये सिग्मा डोनर है और पाई एक्सेप्टर है, ठीक है। तो इसका नाम क्या आएगा, सिग्मा अलाइल, क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है। लेकिन अगर बाद में लिखना, पहले समझो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रहा होगा। तो सबसे पहले तो ये होगा हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, ये हमारा 2, क्योंकि सिग्मा ये नेगेटिव चार्ज वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, सिर्फ ये नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड वाली दोनों दे देगा, दोनों देगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर, क्लियर है। और इसका जो नाम होगा eta3 अलाइल, या तो हम eta3 लिखेंगे या हम पाई अलाइल लिखेंगे। eta3 और पाई दोनों एक साथ नहीं लेना है, क्लियर है। और eta पे उतना नंबर लिखा जाता है जितने कार्बन एटम्स इन्वॉल्व हैं। अब देखो जरा, ये है, ये मेटल है, ठीक है, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, ये कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, बात समझ में आ रही है। और इसका नाम क्या लिखा जाएगा, सिग्मा साइक्लो पेंटा डाई इनाइल, सिग्मा साइक्लो पेंटा डाई इनाइल। और अगर हम बात करते हैं ये ऐसा, अब ये सेंटर से शो होगा ऐसे, बात समझ में आ रही है। अरे सॉरी, ये क्या आ जाएगा, पाई। तो ये हमारा कितना इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, 6 इलेक्ट्रॉन, पूरे पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज जितने भी रेजोनेंस में एक साथ आ रहे हैं। और इसका नाम क्या हो जाएगा, eta5 साइक्लो पेंटा डाइनाइल। तो कुल मिलाकर मैं ये बताना चाह रहा था कि इसके अंदर ये जो अलाइल है और ये है, ये दोनों हमारे दोनों टाइप की सिनर्जिक बॉन्डिंग शो कर सकते हैं, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर और पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। ये बात समझ में आया।
सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर और पाई डोनर पाई एक्सेप्टर लिख लें। एक लाइन लिखो, बोथ both both allyl and cyclopentadienyl can show both type of synergic bonding, बात समझ पा रहे हैं? क्लियर है? नेक्स्ट लिखो, कोऑर्डिनेशन नंबर of central metal atom or ion, लिखो, total number of electron pairs accepted by central metal atom or ion from donor atom of surrounding ligands is called coordination number of central metal atom or ion. Coordination number of central metal atom or ion. K3FeCN6. कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी कितने बजे तक पढ़ सकते हैं हम? नहीं 4। हाँ, कितने बजे बन जाती है तुम लोगों की? बोला 3 बजे तो जाना ही है, ऐसा ठीक है। छोड़ के तो नहीं जाएगी तुमको? NITMG होल ट्वाइस, है ना?
COEN होल थ्राइस +3। कोऑर्डिनेशन नंबर ये निकालना है। हाँ हाँ, दो लिख देंगे ना फिर हम उनके। कुल मिलाकर कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या, सेंट्रल मेटल एटम और आयन टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है सारे लिगेंड्स को मिलाकर, है ना। तो ये तो मोनोडेंडेड लिगेंड है तो 6 ही लेगा, ये बाइडेंडेड लिगेंड है तो 4 आ जाएगा, ये भी बाइडेंडेड लिगेंड है तो 6 आ जाएगा, ये हेक्साडेंडेड है 6 आ जाएगा। यहाँ पर 4 और 4, 4 और 4, यहाँ पर 4 और 4, 6 और 4, ये कहानी चलेगी। बात समझ आ गया, इस तरीके से चलेगा, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, फिर इतना ही रखते हैं, है ना। ठीक है, मैं और भी पढ़ा देता, चलो कोई बात नहीं, कल देखते हैं। पहली क्लास लूंगा मैं, ये तो गड़बड़ है इसमें। हाँ, ये मैथ्स में क्या है, और भी ज़्यादा लग जाती है ना, मैथ्स की तो ज़्यादा भी होती है। हाँ, तो मैथ्स को दे देंगे ये वाली क्लास।